देखिए कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन, प्रत्यास्थ टक्कर, इनइलास्टिक कॉलिजन। अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर। ये अपन वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन ले रहे हैं, वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन। एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर, एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर। देखो वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन क्या है? इलास्टिक कॉलिजन में अपन क्या कहेंगे? टोटल शब्द लगाएंगे, टोटल मोमेंटम, कुल संवेग, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, कुल संवेग, कुल गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये किसकी बात हो रही है? इलास्टिक कॉलिजन की। कुल कंजर्व, कंजर्व का मतलब जितनी पहले है उतनी ही बाद में। मान के चलो ये आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसका मास है m1 और वेलोसिटी है u1, m2 u2, टक्कर के बाद वेलोसिटी v1 और टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो गई? v1 v2। अलग पेज पे ले लेते हैं इसको। और टक्कर होने के लिए क्या जरूरी है? u1 ज्यादा हो u2 से। ये बिफोर कॉलिजन कहते हैं, बिफोर टक्कर के पहले आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद। क्या कॉलिजन में दो ऑब्जेक्ट का टच होना जरूरी है? नहीं, बिना कांटेक्ट के भी टक्कर हो जाती है। बिना टच किए हुए टक्कर कैसे होगी? जैसे आपने रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, न्यूक्लियस से जब अल्फा पार्टिकल टकराते हैं, जब नाभिक से अल्फा कण टकराते हैं, बोल रहे हैं हम टकरा रहे हैं, इस टक्कर में क्या वो दूर से ही रिपेल होके वापस आ रहे हैं या अपने पाथ से डेविएट हो रहे हैं। तो टक्कर में दो ऑब्जेक्ट का टच करना जरूरी नहीं है, स्पर्श करना जरूरी नहीं है। तो टक्कर के बाद जिसकी स्पीड ज्यादा थी, इसने इसको फोर्स लगाया, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, तो जिसकी स्पीड ज्यादा थी उसकी हो गई कम और जिसकी कम थी उसकी ज्यादा। तो अपन यहां बोल दें, ये भी हम थोड़ा सा इसको इस तरह
गुंडी लगा रहे हैं इसमें तो इससे पहचान में आ जाए आपको। टक्कर के पहले टोटल मोमेंटम, टक्कर के पहले टोटल मोमेंटम, टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। आप ऐसा बोल सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 ये टक्कर के पहले की बात हो गई। टक्कर के बाद की बात बोले m1v1 m2v2। टोटल का ध्यान रखना, टोटल कंजर्व रहेगा, एक का तो बदलेगा। देखो इसका मोमेंटम बदल गया, यदि इसका मोमेंटम कम हुआ तो टक्कर हुई, इसका मोमेंटम बढ़ गया, टोटल कंजर्व रहा। अब इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी भी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी तो कंजर्व रहती है। तो टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा, ये पहले ये बाद। इन इलास्टिक में ये वाली बात नहीं बोल पाओगे, अप्रत्याश टक्कर में गतिज ऊर्जा में हानि होती है। अब इन इक्वेशनों को सॉल्व करने पर हमें 3 रिजल्ट मिलेंगे। पहला रिजल्ट u1 माइनस u2, ज्यादा में से कम को माइनस कर रहे हैं, ज्यादा में से ये देखो इसके पास आ रहा है, ये इसके पास आ रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास आने का अपेक्षित वेग बिफोर कॉलिजन, ऐसा भी बोल सकते हैं। टक्कर के पहले आपेक्षिक वेग, टक्कर के पहले आपेक्षिक वेग अब ये पास आ रहे हैं और ये दूर अलग हो रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद अपेक्षित वेग, टक्कर के बाद आपेक्षिक वेग। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। दूसरा रिलेशन आपको क्या मिलेगा, v1 इज इक्वल टू, यहां 1 है तो यहां 2 लिखना, याद कैसे करेंगे, यहां 1 तो लास्ट में 1 पहले 2। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद प्रथम पिंड का वेग,
याद कैसे करेंगे? पहले 1 तो लास्ट में 1 लिखना है, इधर 2 लिखना है। टक्कर के बाद प्रथम पिंड का वेग, टक्कर के बाद प्रथम पिंड का वेग। और अगर हम लिखें v2 इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद द्वितीय पिंड का वेग, टक्कर के बाद द्वितीय पिंड का वेग, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी आफ्टर कॉलिजन। ये 2 है तो लास्ट में 2, पहले 1। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी आफ्टर टक्कर के बाद द्वितीय पिंड का वेग। तो ये भी याद करना, यहां ज्यादा में से कम घटाना है। अब ये फॉर्मूले हैं थोड़े बड़े, तो इन पर कुछ स्टार पॉइंट अपन याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएं। याद कैसे रखेंगे? अब 1 है तो लास्ट में 1, पहले 2। यहां 2 है तो लास्ट में 2, पहले 1। अगर ऐसा है, इफ m1 इज इक्वल टू m, दोनों के मास सेम है, फॉर्मूले में दोनों के मास रखेंगे तो आएगा v1 इज इक्वल टू u2 और v2 इज इक्वल टू, ये भी थोड़ा ऐसे बना लिया करें, इससे ध्यान रहेगा। v1 कितना आया? u2 के बराबर, और v2 कितना आया? u1 के बराबर। इसका मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई, वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई। इस एग्जांपल को समझे, सुने। इसका मास 2 kg है और इसकी स्पीड है 15, ये ऐसे जा रहा। इसका भी मास 2 kg है और इसकी स्पीड है 10, ये बिफोर कॉलिजन। टक्कर के पहले आपको बताना है टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ये v1, तो आपको क्या कर देना है? वेलोसिटी को इंटरचेंज कर देना है। जब समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं में प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो टक्कर के बाद उनके वेग आपस में बदल जाते हैं, तो दोनों के मास सेम है और इनमें कॉलिजन हो रहा है, तो आफ्टर कॉलिजन इसने अपनी स्पीड इसको दे दी और इसने इसको दे दी, तो v1 कितना हो गया? बोलो 10। भाई इसने इसको धक्का मारा तो इसकी स्पीड बढ़ गई और खुद की कैसी हो गई? कम हो गई। और v2 15, तो 15 10 की जगह कितनी हो गई? 10 15। जो फास्ट थी वो स्लो हो गई और जो स्लो है वो फास्ट। अगर ऐसा हो तो एक और एग्जांपल देखिए। ये 2 kg है, क्या जरूरी है 2 kg दिया जाए? 4 kg कुछ भी दे दें, एक जैसे दे दें। इसकी स्पीड है
और इसकी स्पीड है ए। इसको रेस्ट में ले लो, विराम में। आफ्टर कॉलिजन देखो, बोल दो। तो ये चल रहा है और ये रेस्ट में। टक्कर के बाद वेलोसिटी इंटरचेंज करो, ये रेस्ट में आ जाएगा और ये चलने लगेगा। तो V1 कितना आ जाएगा? 0 और V2 क्या ये वेलोसिटी में इंटरचेंज नहीं है? ये भी इंटरचेंज है, लेकिन इसमें आप क्या कहेंगे? इसने अपनी पूरी की पूरी वेलोसिटी इसको दे दी, इसने अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इसको दे दी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस केस में अधिकतम काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होता है? जब दोनों के मास सेम हो और दूसरी रेस्ट में हो, इस केस में अधिकतम गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। किस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी? तो समझ में आ गया किस में होगी? तो इस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो इसका भी एक अलग केस बना दें। यदि m1 बराबर m2, मास सेम है और सेकंड बॉडी रेस्ट में है, u2 0 का मतलब सेकंड बॉडी रेस्ट में है। टक्कर के बाद वेलोसिटी इंटरचेंज करो, टक्कर के बाद पहली बॉडी रेस्ट में आ जाएगी और दूसरी बॉडी पहली बॉडी की स्पीड से चलने लगेगी। जैसे खो खो में होता है, इसने इसको धक्का मार दिया और ये रुक गया और ये इसी की वेलोसिटी से भागने लगा। तो अगर मास सेम है, समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं में टक्कर हो रही है, दोनों आइडेंटिकल है, दूसरी रेस्ट है, तो टक्कर के बाद पहली रेस्ट में आएगी और दूसरी वाली बॉडी पहली ऑब्जेक्ट की स्पीड से चलने लगेगी। अगला केस देखिए, अगर ऐसा है इसका मतलब समझे, m1 हैवी है, m1 कैसी है, और ये दूसरी बॉडी कैसी है? रेस्ट। लाइट भी है, वेरी लाइट बॉडी है और रेस्ट में है। कैसी है? एट रेस्ट। ये विराम में है। देखना टक्कर के बाद आफ्टर कॉलिजन, बोलो इसकी स्पीड में कोई अंतर आएगा क्या? टक्कर के बाद जैसे आप जा रहे हैं, रोड पर एक बॉल रखी है, आप हो गए m1 और रोड पर पड़ी हुई बॉल क्या हो गई? m2, और आपने उसको उस पर फोर्स लगाया, क्या आपकी स्पीड में कोई अंतर आएगा? नहीं। लेकिन बॉल किस स्पीड से भागेगी? ये देखिए, क्या ये रुकी रहेगी? नहीं। ये देखिए, डबल स्पीड से भाग गई। समझ में आ गया? इसका एग्जांपल ले लीजिए। इसकी स्पीड है 2 और ये कोई टेनिस बॉल है, पिंग पोंग बॉल है, एट रेस्ट। ये कैसी है? विराम में। बोलो आफ्टर कॉलिजन, बोलो इसकी स्पीड कितनी बोलोगे? 2, और इसकी स्पीड जो कि 0 थी अब क्या हो जाएगी?
नोट्स सभी बालक बनाएंगे। नोट्स बनाना है, सिलेक्शन पाना है। अगर इसका उल्टा केस हो, अगर इसका M1 छोटा है, तो जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, कॉलिजन बिटवीन वॉल एंड वॉल, गेंद व दीवार की टक्कर, गेंद व दीवार की टक्कर, तो आप क्या कहेंगे? गेंद अपनी स्पीड से वापस आ जाएगी और दीवार का क्या होगा? अगर हम बॉल को दीवार पर मारेंगे तो बॉल अपनी स्पीड से वापस आएगी और दीवार तो रेस्ट में ही रहेगी। दीवार कैसी रहेगी? रेस्ट में। जैसे ये हमने एक बॉल ले ली, इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी है v। ये कौन है? ये तो दीवार है, ये बॉल है, ठीक है। ये इस वॉल से टकराएगी, ये बॉल। देखना यहां से, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। पहले मोमेंटम प्लस mv, उधर से मोमेंटम माइनस mv, तो F इज इक्वल टू, ये कौन सा लॉ है? ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ है। मोमेंटम में चेंज P2 माइनस P1, और इस पर प्रोसेस में टाइम लगा T, तो -2mv अपॉन T। पेपर में मैग्नीट्यूड दिया जाता है तो केवल 2mv अपॉन T। ये गेंद की दीवार से टक्कर, तो पेपर में अकेला मोमेंटम में चेंज पूछा जा सकता है तो 2mv या -2mv, ठीक है। और फोर्स पूछे तो 2mv अपॉन, क्या mv अपॉन T नहीं आ सकता था? अगर इस बॉल की जगह अगर गोली होती तो गोली जाके रुक जाती, तो वहां आ जाता mv बटे T। न्यूटन्स लॉ में वो भी चर्चा होगी। तो गेंद अपने ही वेग से वापस आएगी और दीवार का क्या होगा? दीवार रेस्ट में ही रहेगी। इनइलास्टिक कॉलिजन क्या होता है? अप्रत्यास्थ टक्कर। इनइलास्टिक कॉलिजन में आप क्या कहेंगे? टक्कर के बाद ही स्टिक हो जाएंगे। ये देखिए, अब आप बताइए, टक्कर के बाद टक्कर होने के लिए जरूरी है ये ज्यादा तेज चले और ये स्लो। ये बिफोर कॉलिजन, टक्कर से पहले। और ये देखिए, ये M1 और ये स्टिक हो गई, कंबाइंड हो गई ये बॉडी आफ्टर कॉलिजन। अब आप बताइए,
बॉडी हैवी हो गई, हैवी हो गई तो वेलोसिटी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। क्या मोमेंटम भी कम होगा? मोमेंटम कम नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम एम भी होता है। एम मान के चलो डबल हो गया तो वेलोसिटी हाफ हो गई, मोमेंटम वही रहा। तो अपन क्या कहेंगे, एक बात याद रखना, लॉस इन गतिज ऊर्जा में हानि, क्या याद रखेंगे? हानि। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल मोमेंटम, ये तो हर बार बोलना है, जब सीधे लाइन में चलेंगे तो टोटल मोमेंटम को तो कंजर्व। टोटल मोमेंटम, टोटल एनर्जी, बट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, किंतु गतिज ऊर्जा में हाँ। अब पहले तो टोटल मोमेंटम देखिए, बिफोर और आफ्टर। टोटल मोमेंटम, कुल संवेग बिफोर कॉलिजन m1u1 प्लस m2u2। आफ्टर कॉलिजन देखिए, बाद में कौन, तो यहां से v इज इक्वल टू कितना आया, m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या आप इसको ऐसा बोल दें, वेलोसिटी ऑफ कॉमन बॉडी आफ्टर कॉलिजन, वेलोसिटी ऑफ कॉमन बॉडी आफ्टर कॉलिजन, जो वेनिस्ड पिंड बन गया कॉमन, उसका वेग टक्कर के बाद वेनिस्ड पिंड का वेग, टक्कर के बाद जो बॉडी कॉमन बन गई उसकी वेलोसिटी। अगर हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें, आगे बढ़ जाए, समझ लो इसको। अगर हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें, बताइए बाद में काइनेटिक एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी, क्योंकि बॉडी हैवी हो गई है, हैवी हो गई है तो वेलोसिटी कम हो गई है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर टक्कर के पहले कुल गतिज ऊर्जा टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टक्कर के बाद, इसको बंद कह दो, इसको v की वैल्यू रख देंगे, तो आएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पहले ज्यादा है, ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, m1 m2। अगर सेकेंड बॉडी रेस्ट में हो तो u2 जीरो कर देना। अगर सेकेंड बॉडी
रेस्ट में हो तो U2 जीरो कर दो। ये डबल निशान क्यों, ये याद करना है। ये डबल निशान क्यों, तो इसको भी याद कर लें। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में हानि 1/2 m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। अगर दूसरी बॉडी रेस्ट में है तो U2 को जीरो कर देना। इसमें एक केस देखिए पहले, अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, विपरीत दिशा, ये देखो बात अपोजिट डायरेक्शन की हो, विपरीत दिशा की, ये इनलास्टिक कॉलिजन में। अप्रत्याश टक्कर की बात हो रही है। ये M1 U1 ये ऐसे, और देखिए स्टिक हो गए आफ्टर कॉलिजन। अब देखिए इसका मोमेंटम ये माइनस क्यों, तो आपको पता है मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इधर की वेलोसिटी प्लस तो इधर की, टक्कर के बाद ये स्टिक हो गए। मोमेंटम तुझे तो हर हाल में कंजर्व रहना है। वेलोसिटी ऑफ कॉमन बॉडी, तो वही वेनिस्ट पिंड का वेग आ गया। कब, जब अपोजिट डायरेक्शन में कॉलिजन हो। अभी ये अपन चर्चा जो कर रहे हैं वन डायमेंशनल कॉलिजन की, आपके लिए एग्जाम में वन डायमेंशनल कॉलिजन से ही क्वेश्चन आता है। अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हम कोफिशिएंट ऑफ कॉलिजन की बात करें, संगत गुणांक, ये किसने डिफाइन किया था, न्यूटन, न्यूटन द्वारा डिफाइन किया गया था। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। संगत गुणांक या निष्कृति गुणांक, और इसे ई से लिखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद आपेक्षिक वेग। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर। टक्कर के बाद आपेक्षिक वेग, टक्कर के बाद आपेक्षिक वेग, टक्कर के पहले आपेक्षिक वेग, टक्कर के पहले
बाद में रिलेटिव वेलोसिटी को v2 माइनस v1, ज्यादा में से कम को हटाया, ज्यादा में से कम को, अब बताइए फॉर परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन, पूर्ण प्रत्यास्थ फॉर परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, यही आया था रिलेशन। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ये रिलेशन आया था, शुरुआत में यही रिलेशन कैलकुलेट किया था परफेक्ट इलास्टिक। बताइए E इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। ये पेपर में पूछा जाता है, इस पे डबल निशान लगा दो। फॉर परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए और आपको पता है कि इनइलास्टिक कॉलिजन में टक्कर के बाद दोनों की स्पीड एक ही हो जाती है। भाई v1 और v2 शब्द रहता है क्या? नहीं, टक्कर के बाद दोनों स्टिक हो गए तो एक ही वेलोसिटी आ गई, दोनों v बन गए, v1 भी v, v2 भी v, दोनों एक हो गए। लेकिन एक कंडीशन है परफेक्ट, ये पूछा जाता है इनइलास्टिक इलास्टिक बन, लेकिन कोई भी कॉलिजन परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए अपन कहेंगे इसकी वैल्यू, तो आप याद रखेंगे परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन के लिए E इज इक्वल टू 1 और परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए E इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ना होगा। देखो, 2 डायमेंशनल कॉलिजन आपसे पूछा नहीं जाता, 2 डायमेंशनल कॉलिजन का केवल एक ही केस पूछा जा सकता है, तो हम उसी केस को लिखा रहे हैं। जो केस पेपर में आता है वही लिखा रहे हैं। द्विविमीय अप्रत्यास्थ टक्कर, टू डायमेंशनल इनइलास्टिक कॉलिजन, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, वेलोसिटी है v, जा रही है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और वेलोसिटी इसकी भी v है, ये ऐसे जा रही है। ये नॉर्थ की तरफ जा रही है और ये ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। अब मान के चलो ये यहां पर टकराई और टक्कर के बाद ये दोनों स्टिक हो गए और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने लगी किसी स्पीड से। नॉर्थ ईस्ट टक्कर यहां पर हुई, टक्कर के बाद नॉर्थ ईस्ट में जाने लगी। आपको पता है मोमेंटम हर हाल में कंजर्व रहता है। बाद में मोमेंटम बताइए, बाद में मास कितना हो जाएगा, बाद में मास कितना हो जाएगा 2m, ठीक। आफ्टर कॉलिजन
टक्कर के बाद, टक्कर के बाद में कॉलिजन, बाद में मोमेंटम देखिए यही होगा। पहले मोमेंटम, दो वेक्टर एडिशन, दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं का कैसे करोगे वेक्टर एडिशन? सदिश गुणनफल आपको पता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगता है, रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा, रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2 p1 p2 cos थीटा। तो इसका मोमेंटम कैसे निकालेंगे? इनके बीच एंगल 90 है, रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो v डैश इज इक्वल टू कितना आ गया? v अपॉन, आपको पता है जब बॉडी स्टिक हो गई तो स्पीड तो कम हो जाएगी, ये दोनों टक्कर के बाद स्टिक हो गई तो स्पीड कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी का आप वेक्टर एडिशन करते कैसे हैं? p इज इक्वल टू, ये वेक्टर एडिशन होता है। ऐप का देखें, ये रिजल्ट हो गया, एफ रिजल्ट, पी रिजल्ट, रिजल्टेंट, इसी को कहते हैं वेक्टर एडिशन। न्यूटन्स लॉ में चर्चा करेंगे। क्या आज क्वेश्चनों पे चर्चा नहीं होगी? तो अब चर्चा करेंगे क्वेश्चनों पर, क्योंकि पेपर में मुलाकात तो क्वेश्चनों से ही होगी। ये स्पीड कम क्यों हो गई? जब बॉडी स्टिक हो गई, जुड़ गई, कंबाइंड हो गई तो हैवी हो गई। हैवी हो गई मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब कुछ बातें क्वेश्चनों से करें। सबसे पहले एक क्वेश्चन, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला हम बताएंगे, सॉल्व आप करेंगे। बेटा सॉल्व भी हम ही करेंगे तो आप क्या करोगे? स्क्रीन पर क्वेश्चन को केवल देखोगे, देखने से बेटा क्वेश्चन सीख नहीं पाओगे। फिजिक्स को सीखना है, नोट्स बनाना है, साथ में सॉल्व भी करना है। क्या केवल वीडियो देखकर ही टॉप नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता बेटा, सिलेक्शन में भी दिक्कत आ जाएगी। तो वीडियो को सॉल्व करें, ठीक, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, क्वेश्चनों को सॉल्व जरूर करना है। ये फॉर्मूला हमने बताया, सभी बालक कॉपी पेपर के साथ सॉल्व जरूर करें, केवल स्क्रीन पे ना देखें। नोट सभी बालक बनाएंगे। M1 M2 40 इंटू 60 बटे 100 U1 माइनस U2 अगर कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हो तो उसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करें। अगर दूसरी बॉडी रेस्ट में तो उसको 0 रख देंगे। अगर किलोमीटर पर आवर में दियो स्पीड तो उसको 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। एक कर ही लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन। $36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर, और आवर फिजिक्स के क्वेश्चन
सेकंडों में करना है भाई, फिजिक्स के क्वेश्चन सेकंडों में करना है। 5/18 तो अपन डायरेक्ट याद कर लें कि 5/18 से मल्टीप्लाई ये 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों किया? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। ये रेस्ट में है, ये 10 आ गया, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हैं। U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। ये M1 M2 क्या है? टोटल 5 U1 माइनस U2 10 क्या 60 जूल आ रहा है? आंसर बी होता है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना जरूरी है। इसको देखिए, जहां पे भी थोड़ा दिक्कत लगे डायग्राम जरूर बनाएं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, ये देखिए एक्शन, देखिए एक्शन क्या हो रहा है। ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। दूसरी 5 किलोग्राम की वस्तु है जो कि रेस्ट में है। कैसा है? रेस्ट में। इसको जाना है और इससे टकरा के चिपक जाना है, स्टिक हो गई। बोलो ये कितना बन गया? 25। और इसकी आपको लॉस नहीं पूछा है, काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। और आपको पता है मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा। इसका मोमेंटम बोलो 200। ये क्या किया? मास इनटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम संवेग संरक्षण। पहले टोटल मोमेंटम v इज इक्वल टू 8। क्या v अपन ऐसे नहीं निकाल सकते थे? m1 u1 m2 u2। हाँ, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। काइनेटिक एनर्जी बाद में, काइनेटिक एनर्जी जब आपके पास m है और v है, मतलब आप काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर देंगे। m कितना है भाई? 25। v का स्क्वायर 8 का 800 बोल पाओगे? ठीक, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाओ। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु दीवार से 100 मीटर पर सेकंड की चाल से टकराती है तथा टकराकर उसी चाल से वापस लौटती है। यदि संपर्क काल 1/50 सेकंड हो तो गेंद द्वारा दीवार पर आरोपित बल कितना? गेंद दीवार पर आरोपित बल लगाएगी 2mv/t लगाएंगे या mv/t? 2f, क्योंकि बॉल वापस भी आएगी। अगर बॉल की जगह गोली होती तो फॉर्मूला लगता है mv/t, क्योंकि गोली वापस नहीं आती। क्या हम ये एज ए रिजल्ट याद कर सकते हैं? बिल्कुल कर लो, इसको एज ए रिजल्ट याद कर लो। m कितना है? v टाइम
बी आंसर। समझ में आ गया? अगर बॉल की जगह गोली होती तो अपन क्या कहते थे? एम बी अपॉन टी। ये देखिए, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में आप क्या कहेंगे? इज इक्वल टू 1। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे? इज इक्वल टू 1। ये देखिए, कैपिटल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, कैपिटल एम हैवी है तो हमने हैवी बना दिया इसको, और इसकी स्मॉल एम हल्का है तो हमने इसको हल्काई, और ये कैसा है? रेस्ट में है, ब्राह्मण। याद करो, टक्कर के बाद इसका क्या होगा? यही स्मॉल एम, तुझे भागना होगा डबल स्पीड से, तो इसको भगा दो डबल स्पीड से। समझ में आ गया कंसेप्ट? तो स्मॉल एम को डबल स्पीड से भागना होगा। ये देखिए, अप्रत्याश टक्कर के लिए परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन की बात होगी तो हम कहेंगे इज इक्वल टू 0। एक अपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। चालीस किलोग्राम की दो वस्तुएं हैं और ये 10, और इनके लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, उसी से आंसर आएगा। संवेग संरक्षण का नियम लगाना है। तो फॉर्मूले से जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा सा डायग्राम बनाइए और कंसेप्ट का यूज कीजिए, उससे आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है, एक्शन क्या हो रहा है। ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है भाई। टक्कर के बाद दोनों स्टिक हो गए, लो स्टिक कर दो इनको। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए। क्या हम यहां फॉर्मूला नहीं लगाए? मत फॉर्मूला मत लगाओ, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ। इसका मोमेंटम -280। क्या एक जीरो से दो जीरो कट जाएंगे? हाँ। कितना आ गया? B इज इक्वल टू, ये माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। क्या फॉर्मूले से डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते? हाँ, फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। m1 u1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। माइनस अपोजिट डायरेक्शन के लिए, माइनस अपोजिट डायरेक्शन के लिए, विपरीत दिशा के लिए क्या यूज हुआ है? माइनस। ये देखिए, दस किलोग्राम द्रव्यमान है और इसकी स्पीड कितनी दी है? 10। देखिए, एक्शन जरूर देखा करें क्या हो रहा है, डायग्राम बना के। इसी तरह एक 5 किलोग्राम है, शुरुआत में टाइम लगेगा, फिर आप देखेंगे क्वेश्चन सेकंडों में ही होंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन सेकंडों में करना है। टकराती है, ठीक है। टक्कर के बाद वेग चाहिए। पहली बात तो आप कंसेप्ट लगाएंगे, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसकी कम हो जाएगी। 10 से कम देखो, ए में ही दिया है, ठीक है। दूसरा तरीका,
आप ये जानते हैं u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। u1 माइनस u2 10 माइनस 4 यानी 6। ऐसा ऑप्शन देखें कि v2 में से v1 को घटाएं, v2 में से v1 को तो 6 आए, v2 में से v1 को घटाएंगे तो आंसर ए हो गया। क्या ऐसे नहीं कर सकते थे फॉर्मूली से? m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू u1 तो 2 m2 बेटा कितना है 5 u2 4 टोटल 15। एक बार फॉर्मूले से भी कर लें, क्यों? फॉर्मूला याद हो जाएगा। 10 माइनस 5 5 u1 यहां 1 तो लास्ट में 1 पहले 2 u1 कितना कहेंगे 10। तो 6 आ गया पहला आंसर। बेटा इधर देख लेते तो वेलोसिटी ऑफ कॉमन बॉडी, ये देखिए ये चर्चा तो हो चुकी है। वो 15 10 कहे, तुम 10 15 बोल देना, वेलोसिटी इंटरचेंज कर, जिसकी स्पीड ज्यादा थी उसकी कम कर दें और जिसकी कम थी उसकी ज्यादा कर दें। इसको देखिए, दो समान द्रव्यमान की चमकीली गेंदें समान वेग से परस्पर लंबवत टकरा रही हैं। लंबवत दिशा यानी 2 डायमेंशन की चर्चा हो रही है। ये ऐसे जा रही है और ये टक्कर के पश्चात एक दूसरे से स्टिक हो जाती हैं। ये टक्कर के बाद एक दूसरे से यहां स्टिक हो गई और ऐसे चलने लगी। इनकी पहले की स्पीड दी है 45√2। देने दो, आपको पहली बात तो स्टिक होने के बाद स्पीड कम होती है, ये हो नहीं सकता, ये होने नहीं देंगे, कम करना है। क्या 45√2 कम करना है आपको? ठीक है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, अब ये 2 पॉइंट कम है। आपको हमने बताया था डायरेक्ट v/√2, क्या तुम्हें याद है? v कितना है? v ये देखिए 45√2 अपॉन √2, तो 45 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? ये 2 डायमेंशनल इनलास्टिक कॉलिजन है, द्विविमीय अप्रत्यास्थ टक्कर। बेटा रजिस्टर में भी सॉल्व करते जाएं, सॉल्व कर लो। तुमसे ही कह रहे हैं बेटा। इस तरह का एक क्वेश्चन ये भी देखिए, वही बात है। ये 2 kg किस स्पीड से जा रहा है 10। स्टिक के बाद ये देखा करें स्पीड तो कम होना है, और ये किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ। इसको ईस्ट की तरफ पहुंचाओ, और ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और दोनों स्टिक हो गए। अब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। 10 से कम बोलो, 10 से। क्या तुम्हें याद है v डैश इज इक्वल टू v/√2? ये भी 2 डायमेंशनल इनलास्टिक कॉलिजन है। v कितना है 10,
क्या √2 का मल्टीप्लाई कर दें और √2 से ही 5√2 हो गया? समझ में आ गया? तो ये 2 डायमेंशनल इलास्टिक इक्वेशन। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अपन ये देखेंगे। वेलोसिटी का नाम उन्होंने बी दे दिया है, तो को देने दो। ये गोली की बात हो रही है, इसका मास क्या है? ए, वेलोसिटी है और सी ब्लॉक का एक ये तख्ता है, ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, तख्ता है, इसका मास कितना है? सी, और रेस्ट में होगा। अब गोली ब्लॉक के अंदर जाएगी और ब्लॉक को ले जाएगी। ये कौन है? ये बुलेट प्लस ब्लॉक, ये बुलेट प्लस ब्लॉक। मोमेंटम को तो हर हाल में कंजर्व रहना है। फॉर्मूले की जगह आप संवेग संरक्षण यूज करें, जिससे आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इसका संवेग देखिए, ए बी मास इंटू इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम देखिए, इसका मास हो गया ए प्लस सी। ए बी अपॉन ए प्लस सी, तो भी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस सी। कहां है बी? एक्शन समझ में आया? ये बात तो हम कर चुके, ये बात तो हम, जब स्टिक होने की बात हो तो बी से कम देखो, ये हो नहीं सकता, ये होने नहीं देंगे। और आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है, कंसेप्ट लिखाया था, क्या तुम्हें याद है ये कंसेप्ट? तो v/√2c। एक अपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पे ध्यान दें, लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो 2 किलोग्राम और इसकी स्पीड कितनी है? 3, और 1 किलोग्राम इसकी स्पीड कितनी है? 4। ये ऐसे टक्कर के बाद क्या हुआ? अरे दोनों स्टिक हो गए। 3, तो ये देखिए, क्या आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते? नहीं, डायरेक्ट आप कंसेप्ट लगाइए, मोमेंटम कंजर्वेशन। इसका मोमेंटम 6 मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या हो रहा है। नहीं तो आप इस तरह भी तो सॉल्व कर सकते हैं, m1 u1 माइनस, तो इस तरह आप क्वेश्चन का एक्शन नहीं समझ पाते। नहीं तो आंसर तो इससे भी आ जाएगा। तो आंसर आ गया 2/3। आज की बात रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।